अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप सबसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूं क्योंकि मैं एक हफ्ते से थोड़ा बिजी था क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल हैपनिंग आ रही थी जिसकी वजह से मैं जो हूं बिल्कुल बहुत बिजी रहा। वीलॉग नहीं कर सका अपना क्योंकि मैं बोल न्यूज़ में भी होता हूं तो वहां पे ट्रांसमिशन वगैरह चल रही थी, फिर रमजान आ गए थे। तो अब मुझे मौका मिला है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रजा हैदर साहब का तारुफ कराऊंगा। रजा हैदर साहब जो हैं वो मेरे साथ काफी टाइम उन्होंने मेरे साथ बोल में काम किया है। अब माशाल्लाह से उनका एक अपना चैनल है यूट्यूब पे और ये बहुत अच्छा तज़किया देते हैं। इनके चैनल का नाम है व्हाट द सच, जिसमें हकायक बताते हैं और सियासतदानों की जो असल हकीकत है वो आप लोगों को बताते हैं। आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। व्हाट द सच इनके चैनल का नाम है। और मेरे साथ सैयद अजहर साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बोल से है और ये बोल में होते हैं। इनकी सियासत पे बहुत गहरी नजर है, ट्विटर पे बहुत ज्यादा मुतहरिक है और इनका तज़किया, इनकी बातें वैलिड होती हैं। इनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है इस पे हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा सेशन रख लेते हैं। तो इस पे मैंने अपने दोनों मौजूद मेहमानों को दावत दी है। रजा हैदर साहब, सैयद अजहर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। सबसे पहले रजा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब ये बताइए कि आने वाले दिनों में आपकी नजर में क्या होने जा रहा है, क्या असरात आएंगे इस फैसले को देखते हुए? आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया शहरियार भाई। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपना यूट्यूब चैनल खोला और उसका अल्लाह करे ये बहुत जल्द बहुत ज़्यादा ग्रो करे। दूसरी चीज़ ये जो आपने पूछा है कि जो फैसला है, तो मेरी तो ये फैसला बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं शॉक्ड हूँ। इस इसकी वजह ये है कि फैसला फैसला किस बुनियाद पे आया है, वो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कि एक इजलास होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, उसके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर इजलास बुलाया जाता है। उस इजलास में फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि जी ये बैरून मुल्क से तैयार की गई और यहाँ पर प्लांट की गई। उसके बाद कासिम सूरी साहब उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद करते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस लेती है और आज फैसला आ जाता है। लेकिन सबसे पहले कोई भी जो फैसला, कोई भी केस होता है, उसको सुनने के लिए कुछ बुनियादी सवाल होते हैं, कुछ बुनियादी चीजें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी को शूट कर दिया है और मेरा केस कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट जो बुनियादी सवाल करेगा ना, उनमें से एक सवाल होगा कि ऐसा तुमने क्यों किया। ये सवाल बुनियादी सवालात में से एक सवाल होगा कि तुमने उसको शूट क्यों किया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुझसे रीजन पूछे बगैर अदालत मेरे खिलाफ फैसला दे दे, क्योंकि हो सकता है कि मैंने वो जो सामने वाले बंदे को शूट किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया हो सकता है वो मुझे गोली मारने वाला हो, मैंने उसको गोली मार दी हो, या हो सकता है मैंने मर्डर किया हो। लेकिन इसके लिए रीजन जानना जरूरी है कि क्यों किया ऐसा, हकायक देखने जरूरी है। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी, कासिम सूरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर आईनी है, लेकिन ये सवाल नहीं किया कि ये रूलिंग दी क्यों। पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा ही नहीं हुकूमत से कि अगर ये रूलिंग जो गैर आईनी दी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, वो रूलिंग कासिम सूरी साहब ने किस लिए दी, वजह क्या बनी। वजह था एक खत, वो खत जो कि कौमी सलामती के इदारों को भी दिखा दिया, वो खत जिसको वजीर आजम ने अवाम के दरमियान भी लहरा दिया, वो खत जो सहाफियों को भी दिखा दिया, और वो खत जिसके लिए उन्होंने एक इजलास बुलाया जिसमें इत्तेहादियों को, अपोजिशन जमातों को दावत दी कि आओ इसको देखो। उस खत में लिखा हुआ है बकौल असद उमर के उसमें, उस खत में रिटर्न है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उसमें जिक्र है, ये असद उमर साहब कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा ही नहीं हुकूमत से कि ये जो गैर आईनी आपके स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, इसका रीजन क्या बना। जब वो ये पूछती तो ये हुकूमत जवाब देती, उसका रीजन खत बना। जब वो जवाब देती तो सुप्रीम कोर्ट उस खत की तहकीकात कराती। मैं इस बात पे हैरान हूं कि बगैर रीजन जाने उस रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। सैयद अजहर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सैयद अजहर साहब, मुझे ये बताइएगा, हफ्ते के दिन जो है इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी क्योंकि अपोजिशन के बाद नंबर पूरे हैं, चलो हो गई। इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि जो अपोजिशन है वो इलेक्शन की, फौरी इलेक्शन की तरफ जाएगी? मेरे ख्याल से नहीं जाएगी क्योंकि उसको पता है कि अगर फौरी इलेक्शन की तरफ गई तो इमरान खान के पास अवामी ताकत है जिसकी वजह से वो दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं।
तो आपका क्या ख्याल है, क्या अपोजिशन जो है वो फौरी इलेक्शन की तरफ जाएगी या फौरन हुकूमत का चार्ज संभाल लेगी? क्या लगता है आपको? जी, जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने चैनल बनाया है कहानी ये है तो इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं अल्लाह इसमें आपको कामयाबी दे। और साथ-साथ मेरा एक थैंक यू, दोस्त थैंक यू यहाँ सो और मच। मौजूद भी है ये रज़ा जिसका जिसका चैनल एक व्हाट सच बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी इसकी फैन फॉलोइंग है। तो दोनों के लिए मेरी नेक ख़्वाहिशात हैं कि अल्लाह दोनों को तरक्की दे और दोनों के थैंक यू। मज़ीद फॉलोवर बढ़ें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मुल्की सियासत पे और मुल्की सियासी हालात पे। तो कहानी कुछ ऐसे है कि खुदी के हाल पे हँसना, खुदी के हाल पे रोना, मैं बेक वक़्त तमाशा भी और तमाशाई भी। कुछ सूरत-ए-हाल कुछ इसी तरफ जा रही है, कुछ इस यही सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। फ़र्ज़ करें कि चलें कि अदम एतमाद पे वोटिंग कामयाब हो गई और वज़ीर-ए-आज़म ने उसके बाद जो है फ़ौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म की बनाने के लिए वोटिंग हुई और शहबाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। तो क्या आपको ये लगता है अगर ये कोई सोच रहा है कि इमरान खान जो है वो अपनी जितनी भी सीटें हैं उसकी वो मुस्ताफ़ी हो जाएगा? अगर मेरा मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि इमरान खान अगर वो दूरअंदेश सियासतदान है तो वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि अ, अहम तैनातियाँ जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अब हुकूमत और अपोज़िशन ने मिलके करनी होती हैं। और जो कि बिल्कुल। नवंबर में एक एक अहम तैनाती होने वाली है। नवंबर में एक अहम तैनाती होने वाली है। अगर इस वक़्त इमरान खान जो है हुकूमत से हट जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपोज़िशन लीडर बनेगा। अपोज़िशन लीडर बनेगा तो फिर उस अहम तैनाती में इसका किरदार भी होगा। ठीक है? ठीक और है। अगर वो मैदान छोड़ के भाग जाता है मतलब कि मैदान अगर इस तरह छोड़ देता है, तो फिर उसमें वो किरदार उसका रहेगा नहीं। बिल्कुल, ठीक ठीक कह रहे हैं आप। और तो और हालिया दिनों में जिस तरह के जो बड़े जलसे अवामी जलसे जो किए हैं, तो उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि वो बंदा सुकून से एक जगह पे एक कोने में बैठ जाएगा। उसके पास भी बहुत सारे प्लान है जिसका यहाँ पर ये अमली मुज़ाहिरा आपने देख लिया उसके कौम से खिताब में जो कि आज शाम को किया, इमरान खान ने। ठीक है? अब दीगर ये है कि उनके पास मतलब कि उसके पास अवामी ताकत है। अब वो सड़कों पे आएगा, वो करेगा लेकिन अभी का हवाओं का रुख जो है ना, वो एक तरफ है। हवाओं का अच्छा, रुख अच्छा। अभी एक तरफ है और वो रुख जो है ना, अभी फ़िलहाल तब्दील नहीं होने वाला। तो वो अच्छा, अच्छा। कुछ करेगा मतलब कि अगर वो एहतजाज भी करता है या कुछ भी करता है लेकिन हुँ। उसके उसके नताइज अभी तो नहीं होंगे, शायद बाद में बरामद हो जाएँ, लेकिन उसके नताइज इतनी जल्दी बरामद नहीं हो पाएँगे, क्योंकि बिल्कुल, हवा का रुख आपने वो एक जानिब सही कहा। रज़ा साहब, आपसे भी इसी हवाले से एक सवाल है। सवाल ये है कि अभी इस फैसले को देखते हुए मुस्लिम लीग नून के कुछ पटवारी ये कह रहे हैं कि जो है ना, ये आइन की जीत हुई है, आइनी जीत है, सुप्रीम कोर्ट की जीत है, अदलिया की जीत है। तो मेरा ये सवाल है कि उस वक़्त क्यों नहीं अदलिया की जीत हुई थी? उस वक़्त क्यों नहीं आइन आइन की जीत हुई थी जब नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया था? जब नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला की सदा बुलंद की थी, उस वक्त क्यों नहीं आइन की जीत हुई थी, उस वक्त क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई थी? जब 1997 पे अदलिया पे हमले किए गए थे, गाली गलौज किया गए थे, उस वक्त क्यों नहीं अदलिया की जीत हुई थी, उस वक्त क्यों नहीं आइन की जीत हुई थी? देखो भाई, सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुआशी बुहरान है और दूसरे बेरोज़गारी है, गुर्बत है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्राइसिस मोरल क्राइसिस है। आप आइन की बात करते हो भाई, आइन यहाँ पर कब किसने यहाँ पर हर किसी का अपनी मर्ज़ी का आइन है। नवाज़ शरीफ का अपनी मर्ज़ी का आइन है, ज़रदारी अपनी मर्ज़ी का आइन है उनका। जितनी सियासी जमातें हैं उनका अपना अलग-अलग आइन है। ये धोखा है अवाम को, ये हम सबको धोखा है, हम सबको धोखा देते हैं कि एक आइन पाकिस्तान है। आइन पाकिस्तान कुछ नहीं है, क्योंकि इस आइन जब आइन के नज़दीक इनका आइन इनकी सियासत है, इनके ज़ाती मफादात हैं। ज आपने बोला कि नवाज़ शरीफ ने सब हम भी तो देखें ना कितने दोगले और दोहरे हैं। हम मुशर्रफ को कहते हैं गद्दार है, आइन शिकन है और नवाज़ शरीफ को कहते हैं कि आइन का मुहाफ़िज़ है। हम आसिफ जरदारी को कहते हैं कि वो आइन बनाने वालों में से हैं और हम परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों को कहते हैं कि वो आइन तोड़ने वालों में से हैं। सबसे ज्यादा इस आइन ने किसको तहफ़्फ़ुज़ देना है?
इस मुल्क की आवाम को। जरदारी साहब ने 15 साल सिंध में गंवा दिए, मुझे कोई 15 कारनामे बताएं कि भाई आवाम को, कौन से आवाम के लिए 15 कारनामे किए। नवाज शरीफ ने सरिया लगाने से सियासत शुरू की और आज उसकी अरबों की जायदादें, इसके अलावा उसके कारनामे बता दें। इसके अलावा ये मौलाना फजल रहमान इसी आइन को, इसी मुल्क को, इसी की मुल्क की फौज को, इसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम गालियां देता है। किसी में हिम्मत है कि इससे पूछ ले भाई, आइन ये भी तो एक आप कहते हो 14 अगस्त मैं नहीं मनाऊंगा, पाकिस्तान को मैं खंडरात में तब्दील होता हुआ नहीं देख सकता। आर्मी चीफ को कहता है नवाज शरीफ खुले मजमे में कि वो इलेक्शन चोर है। कहाँ है आपका आइन? कहीं आइन नहीं है। आइन उस वक्त है, अभी भी आइन की जीत क्यों हुई है? इसलिए हुई है, आइन की जीत इसलिए हुई है क्योंकि इस वक्त एक तबके को जो है एनआरओ दे दिया गया, इसलिए आइन की जीत है। अगर यही जो इनके साथ हुआ है, इनका मनपसंद फैसला नहीं आता, तो यही सुप्रीम कोर्ट होता, यही इनके जूते होते, डंडे होते और इनके ये जजेस होते, और क्या होता। तो ये धोखा देने वाली बात है कि आइन की जीत, भाई यहाँ कोई कोई आइन नहीं है, कोई यहाँ पर अखलाकियात नहीं है, कोई कानून नहीं है। और अभी ये लोग आ जाएंगे, जो जो लोग जीत गए इन्हें मुबारक हो, ये आकर क्या करेंगे? ये कोई आइन स्ट्रॉन्ग करेंगे या आपको कोई आवाम के लिए कुछ करेंगे? ये नैब खत्म करेंगे, ये नैब खत्म करेंगे, ये अपने केसेस खत्म करेंगे, ये अपने मर्जी के जजेस तैनात करेंगे, ये आगे जो अपने इलेक्शन जीतने के लिए अपनी राह हमवार करेंगे, रिश्वतें देंगे, अपनी मर्जी की तैनातियां करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? और हम क्या करेंगे? हम जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के नाम पर इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। इसके अलावा इस मुल्क में क्या हुआ है? अच्छा सैयद अजहर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो मुनर्रिफ अराकीन है जो कि कुछ पैसों के एवज बिक गए हैं, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, उसका फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया है, तो क्या इनका फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको, और इनकी क्या वैल्यू है? ये तो पैसों में तो बिक रहे हैं। तो मुझे फ्यूचर इनका ही दिख रहा है, दरहकीकत फ्यूचर इनका ही दिख रहा है, मुस्तकबिल इनका ही दिख रहा है। इनका मुस्तकबिल एक रोशन है, इनका मुस्तकबिल रोशन है। इन्होंने जो है नए, मतलब पुराने पाकिस्तान की तरफ इनका एक किरदार है, और इन्हीं की जीत है, और जीतना इन्हीं को ही है। और पाकिस्तान में जो ये सियासत का जो ये कल्चर, जो सियासत का कल्चर परवान चढ़ चुका है ना, अब आने वाला वक्त यही है कि जिसकी हुकूमत बनेगी और मुखालिफ बंदे इसके तोड़ लेगा, पैसों पैसों के खातिर बिक जाएगा, फिर किसी और की हुकूमत गिर जाएगी। फिर अगले 4 साल बाद फिर कोई हुकूमत एहतजाज कर रही होगी। तो ये सिलसिला तो अभी का नहीं है, 70 साल पुराना है पाकिस्तान की तारीख का। तो ये फिलहाल अभी तो ऐसे ही और ऐसे ही जारी और सारी रहेगा, क्योंकि जमहूरियत की फतह भी इसी में है और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी में है। सैयद अजहर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए रजा साहब आपसे एक सवाल करूंगा कि अब तो लग ऐसा रहा है कि हुकूमत गिराना तो बहुत आसान है। वो कैसे? हुकूमती नुमाइंदे थोड़े पैसों पे आप खरीद लें और हुकूमत के खिलाफ कर दें और हुकूमत गिरा दें, अगली हुकूमत पे खड़ी कर दें। तो ये तो इसी तरह का ट्रेंड चलता रहेगा। जिस तरह का ये फैसला है, इसके मुताबिक तो यही अब तो हर हर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमती बंदे काटेगी और फिर उसको गिरा देगी। तो ये क्या पाकिस्तान में तो ये चीजें बड़ी आसान नजर आ रही हैं कि हुकूमत गिराना। देखें भाई, आप अपोजिशन की बात क्या कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुल्क चाहेगा पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा लेगा। वही जो इमरान खान ने कहा था, कल भारत चाहेगा वो कर लेगा, परसों नेपाल चाहेगा वो कर लेगा, उसके बाद कोई और यूरोपीय ममालिक कोई चाहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि जब अच्छा, यहाँ पर रेट मैं लग गए। मैं एक बात आपको बताना चाहूँ। अभी भी इत्तलात आई हैं कि नवाज शरीफ के पेटलेट में जो है कल से माशाल्लाह से इजाफा देखने में आ रहा है, और अभी मजीद मैं इजाफे, बिल्कुल बिल्कुल अब तो आएगा। बिल्कुल मजीद इजाफा है। वो और कब्र से बाहर आ गए हैं, चलने फिरने लग गए हैं भाई। वो जो है कफन उन्होंने उतार दिया है, और अब वो ये है कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा है आबे हयात पी लिया है उन्होंने, बिल्कुल अल्लाह उन्हें सेहत दे, क्योंकि ऐसे ही लोगों का तो पाकिस्तान में मुस्तकबिल है। आप मुझे बताएं, मतलब आप कैसे ये सोच सकते हैं, इस मुआशरे में रहकर हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि हम कोई बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हम बन जाएंगे, हमें बड़ी कोई जॉब्स मिलेंगी। जब हम अखलाकी तौर पर मर चुके हैं, तो हम कैसे मुआशी तौर पर जिंदा रह सकेंगे? आप मुझे बताओ। बिल्कुल। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा बनाया था,
वो क्या सीमेंट और ईंटें लगा के कहा था कि ये देखो मैंने रियासत मदीना बनाई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अखलाकियात संवारी थी ना, उन्होंने कुछ लॉज बनाए थे, कुछ कानून बनाए थे। लेकिन यहाँ तो हर फैसला कानून की और आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट 50,000 से जायद केसेस हमारी इसी अदालत में पेंडिंग है, आम आदमी के। इसी सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट में मॉडल टाउन, इन्हीं अदालतों में मॉडल टाउन के का केस पेंडिंग पड़ा है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। इन्हीं अदालतों में लेकिन शाहरुख जतोई। जमहूरियत की फतह इसी में थी। हाँ अच्छा नहीं, बिल्कुल। मुझे ये भी बताइएगा, साथ ही साथ एक छोटा सा आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ कि लाइटर नोट पे कि मौलाना फजल रहमान को आप सदर बनते हुए कैसा देख रहे हैं? जब मौलाना साहब अचकन पहन के सदर बने हुए होंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त? थोड़ा सा बताइएगा आप दोनों। मुझे लगता नहीं है कि मौलाना की हसरत जो है वो ऐसे पूरी शायद हो पाए, क्योंकि ज़रदारी जो हैं वो मतलब कि उनके कहते तो हैं वो, लेकिन करते उसके बरक्स हैं। तो बिल्कुल। अभी देखते जाएँ होता क्या है। हो सकता है कि आपको ज़रदारी साहब ही दोबारा सदर सदर होते हुए दिखाई दें। अच्छा। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता नहीं है कि मौलाना फज़लुर रहमान सदर पाकिस्तान जो है वो बन पाएँगे, क्योंकि उसपे जो है ना जमहूरियत की फ़तह ऐसे होगी नहीं, क्योंकि अच्छा। जिनके तवस्सुस से ये तमाम काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनके तवस्सुस से ये पाकिस्तान में तब्दीली का अमल जारी है, सही है? तो वो मतलब कि वो एक सेकुलर मुल्क है और वो एक सेकुलर रियासत है, सुपर पावर है। तो सुपर पावर जो है ना वो किसी ऐसे बंदे को बना नहीं सकती। अगर उसको बनाना होता तो अच्छा। विकीलीक में जो इंकशाफ आए थे, बिल्कुल। तो उसमें उस वक़्त भी हो जाता। ये जो अपोजिशन की बंदरबाट हुई है कि तू भाई वजीर आजम बन जा, तू सदर बन जा, तू वजीर आला बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा, तो क्या आपको लगता है कि इनका जो माजी है ये आपस में ये आपको याद ही होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है जरदारी के बारे में कहते थे कि मैं तुझे सड़कों पे घसीटूंगा, और जरदारी साहब भी इसी तरह के तीर के नश्तर बरसाते थे। तो आपको लगता है कि ये 1.5 साल भी ये चला पाएंगे ये हुकूमत, इस तरह जिस तरह की बंदरबाट हुई है? देखो भाई, दो बातें हैं। पहली बात, अजहर भाई ने कहा कि मौलाना फजल रहमान सदर नहीं बन सकते, तो मैं तो इस सिनेरियो को देखते हुए कह सकता हूँ कि भाई दज्जाल भी सदर बन जाएगा, आके बन सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई नहीं रोक सही। सकता इसमें। इबलीस इबलीस भी बन जाएगा, कोई मसला सही। नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम ये सोचते हैं कि ये हुकूमत नहीं कर सकेंगे और ये नाकाम हो जाएंगे। देखो, नाकाम कोई खुद से नहीं होता। ये लोग एक दूसरे से इसलिए लड़े थे कि भाई तेरी बारी मेरी बारी, इसीलिए लड़े थे ना। अब तो ये कह बिल्कुल। रहे हैं हम सब एक साथ बारियां लेंगे। हम्म। यही डिवाइड हो गया ना पाकिस्तान। किसी बिल्कुल। को कुछ खाने को मिल गया, किसी को कुछ खाने को मिल गया, किसी को हूरें दे दी, किसी को कोई नहरें दे दी, किसी को कोई बाग दे दिए। सब जन्नत, बंदरबाट है। शद्दाद की जन्नत में सब डिवाइड हो गया ना, कि भाई तुम्हें ये मिल बिल्कुल। जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, खत्म। तो सबसे बड़ी चीज कौम होती है। अगर आपका घर मुश्किल में, अगर आपके घर पे कोई 4 लोग आ गए और आपके घर का दरवाजा तोड़ रहे हैं, तो आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि 4 लोग हैं, मैं अकेला हूं। आप लड़ जाओगे उनसे कि मेरा घर बचाना है मुझे। तो जब तक ये कौम ये नहीं समझेगी कि इस मुल्क पे डाका पड़ रहा है, ख्वाह वो कोई भी डाल रहा हो, पीछे कौन हो, आगे सामने कौन हो, जब तक ये कौम नहीं समझेगी, जब तक इस कौम को एहसास नहीं होगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा और हमारे बच्चों का, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल गुलामी में गुजर जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक यही सदर बनेंगे, यही वजीर आजम बनेंगे, यही वजीर आला बनेंगे, यही सरकारी ओहदों पर होंगे, इन्हीं के रिश्तेदार जो होंगे उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ बिल्कुल और सही। इमरान खान क्या कर लेगा? देखो, तुर्की में कू हुआ था, कोशिश की गई थी। वहां पे तैयब अर्दोगान ने 30 सेकंड की वीडियो बनाई, पूरा टर्की बाहर था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये कू हो गया तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल गैर महफूज है। पाकिस्तान में क्या है? क्या आप घर से बाहर निकले? क्या मैं निकला? क्या अजहर भाई निकले? कोई भी नहीं। हम लोग बैठ के बिल्कुल। बात कर रहे हैं, जब तक हम ये बातें करते रहेंगे तब तक ये लोग हुकूमत करते रहेंगे। सवाल बिल्कुल। यहाँ इमरान खान की सियासत का नहीं है, क्योंकि उसने सियासत में आकर कुछ नहीं बनाया। उसके पास जो था वो सियासत में आने से पहले था। पहले था। सवाल मेहनत। हमारे मुस्तकबिल का है कि हम लोगों ने क्या ये कर रहे हैं? डिसाइड कर लिया है कि ये ही हमारे ऊपर हुकूमत करते रहेंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अल्लाह नेगेबान।